हेलो क्लास। वैसे प्रीवियस क्लासेस में हमने एंटी अल्सर ड्रग्स का ओवरऑल इंट्रोडक्शन देखा था कि अल्सर क्या होता है, कैसे क्या उसमें सारी चीज़ें हैं। फिर हमने उसका क्लासिफिकेशन देखा जो कि यहाँ पे है। एंड इस क्लास में हमें क्या समझना है, ये जो भी क्लासिफिकेशन में क्लासेस ऑफ ड्रग्स लिखी हुई हैं ये कैसे काम करेंगे हमारी बॉडी में, मतलब कि इनकी फार्माकोडायनामिक्स। तो इस क्लास से हम इसका मोड ऑफ एक्शन ही शुरू करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम पहले बॉडी की पूरी नॉर्मल फिजियोलॉजी समझेंगे, फिर उसी फिजियोलॉजी में ड्रग कहाँ इंटरफेयर करती है ये समझेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मैकेनिज़्म जो शुरू करेंगे वो है गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन इनहिबिटर्स का। देखो, गैस्ट्रिक एसिड जो हमारा है जिसका नाम है HCl, जो कि पैराइटल सेल से सिक्रीट होता है स्टमक पे हमारे, जो हमारे एसिडिक फैक्टर का एक मेजर सब्सटेंस है, ठीक है। तो वो जो भी सारी चीज़ें इसमें आती हैं कि वो हमारे फूड को कैसे तोड़ता है, हमारे ड्रग को कैसे डिसइंटीग्रेट करता है, क्या करता है और उसका क्या रोल है। तो वैसे तो जब भी वो ज़्यादा सिक्रीट करेगा तो वो हमारे बॉडी में अल्सर क्रिएट करने के चांसेस बढ़ा देगा। तो हम चाहते हैं उसकी एक नॉर्मल सिक्रीशन रहे जिससे वो सारी चीज़ें हमें ना हो जो एक तरीके से जो हमारे स्टमक में प्रॉब्लम क्रिएट करें। इसीलिए हम चाहते हैं कि वो जो HCl है उसका सिक्रीशन कैसे भी करके हम कंट्रोल करें, ठीक है। तो इसके अंदर हमें कुछ ड्रग्स के बारे में पढ़ना होगा, वो जो कि है हिस्टामिन, एसिटाइलकोलिन। गैस्ट्रिन एक हार्मोन है जो कि HCl के सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑल्दो दीज थ्री पाथवेज आर डिफरेंट, तीनों ही तरीके अलग अलग हैं जो हमारे सोडियम पोटेशियम पंप को या हाइड्रोजन पोटेशियम पंप को कंट्रोल करें, जिसको हम प्रोटॉन पंप बोलते हैं। तो आगे हमारा आएगा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स PPI, जिसमें हम पेंटाप्राजोल, रेबेप्राजोल, ओमेप्राजोल देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, या इनको हम एंटी हिस्टामीन्स भी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख रहे हो फैमोटिडीन, सिमैटिडीन, निज़ाटिडीन, रैनिटिडीन एट्सेट्रा एट्सेट्रा। एसिलॉक के नाम से आपने सुना होगा या फिर रेंटेक के नाम से आपने सुना होगा। तो ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले अगर हम इसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी की बात करें कि एसिड कैसे बनता है, ठीक है। तो हमारे स्टमक में एसिड, हमारा स्टमक जो है वो एसिड बनाता ही क्यों है? अगर स्टमक एसिड ही ना बनाए तो प्रोटीन डाइजेशन शुरू ही नहीं होगा और पेप्सिन एंजाइम एक्टिवेट भी नहीं होगा। इससे हमारी बॉडी को HCl बनाना बहुत ज़रूरी है। अब क्वेश्चन ये आता है कि एसिड बनाने का ऑर्डर कौन देता है? इसके लिए स्टमक की वॉल में कुछ सेल्स होती हैं जिनका नाम होता है पैराइटल सेल्स। ये ही HCl बनाती हैं, लेकिन पैराइटल सेल्स अपने आप एसिड नहीं बनाती, इसको सिग्नल मिलता है। तो 3 मेजर स्टिमुलेटर्स होते हैं जो ये सिग्नल वाला काम करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है हिस्टामिन, ठीक है, जिसके लिए हम एंटी हिस्टामिन पढ़ रहे हैं, ये वाला आपका क्लास, ठीक है। दूसरा है गैस्ट्रिन और तीसरा है एसिटाइलकोलिन, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले ऊपर देखा था। तो आज हम सबसे पहले हिस्टामिन पाथवे समझेंगे। हिस्टामिन स्टमक की एक इंटेरोक्रोमेफिन लाइक सेल्स, जो आपने सुना होगा ECL, यहाँ से रिलीज़ होता है। जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, हिस्टामिन इज रिलीज फ्रॉम इंटेरोक्रोमेफिन लाइक सेल्स लोकेटेड इन द गैस्ट्रिक म्यूकोसा। ये क्या करते हैं? ये हिस्टामिन ब्लड के थ्रू या लोकल डिफ्यूजन से पैराइटल सेल तक पहुँचते हैं और उसके ऊपर सरफेस पे प्रेजेंट H2 रिसेप्टर से बाइंड करते हैं। सो हिस्टामिन बाइंड्स टू H2 रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द पैराइटल सेल मेम्ब्रेन। जब हिस्टामिन रिसेप्टर से बाइंड करता है तब सेल के अंदर एडेनाइलेट साइक्लेस एंजाइम एक्टिवेट होता है। एक्टिवेशन ऑफ H2 रिसेप्टर स्टिमुलेट द एंजाइम एडेनाइल साइक्लेस। ये क्या करता है? ये एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP को साइक्लिक AMP, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। अब साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एक सेकेंड मैसेंजर की तरीके से काम करेगा। ये क्या करेगा? ये प्रोटीन काइनेस A PKA को एक्टिवेट करेगा। प्रोटीन काइनेस ए फाइनली क्या करेगा? लास्ट में हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase, ये जो प्रोटॉन पंप है
इसको एक्टिवेट कर देता है। ये प्रोटॉन पंप हाइड्रोजन आयंस को स्टमक के ल्यूमेन में भेजेगा और साथ ही क्लोराइड आयंस ये भी ल्यूमेन में लौट के आते हैं। दोनों मिलके HCl बनाते हैं और इस तरीके से हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म होता है। अब अगर हम इसके मैकेनिज़्म की बात करें, अब हम H2 एंटी हिस्टामिन ले रहे हैं, मींस एंटी अगेंस्ट। अब पेशेंट को मान लो हमने क्या किया, एक फोमेटिडिन दे दी। फोमेटिडिन क्या करेगा, H2 रिसेप्टर पर हिस्टामिन से पहले जाके बाइंड हो जाएगा, हिस्टामिन से पहले जाके बाइंड हो जाएगा। अब हिस्टामिन रिसेप्टर तक ही नहीं पहुंच पाएगा, और जब रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं होगा तो ना तो एड्रेनालिल साइक्लेस एक्टिवेट होगा, ना ही CAMP अगर बनेगा तो कम बनेगा, PKA एक्टिवेट नहीं होगा, प्रोटॉन पंप की एक्टिविटी कम हो जाएगी और ओवरऑल HCl का सिक्रीशन कम हो जाएगा, जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो क्लिनिकली हमें क्या इफेक्ट मिलेगा कि एसिडिटी कम हुई, यहाँ पे एसिड बनना कम हुआ, ऑब्वियसली एसिडिटी कम हुई, और जब एसिड कम बनेगा तो वो रिवर्स नहीं जाएगा तो हार्टबर्न कम होगा, है ना, अल्सर को हील होने का मौका मिलेगा और नाइट टाइम में एसिड सिक्रीशन पर भी अच्छा कंट्रोल होगा। तो अगर आप बहुत इसकी इजी एनालॉजी समझें तो सोचिए कि एक फैक्ट्री है ना, तो हिस्टामिन क्या एक फैक्ट्री मैनेजर है ना, H2 रिसेप्टर्स क्या है, फैक्ट्री का मेन ऑफिस, CAMP मैनेजर का एक रिटर्न ऑर्डर, है ना, कि इसको कम करो, और प्रोटॉन पंप जो फैक्ट्री का मशीन है, ओवरऑल HCl क्या है, फैक्ट्री का फाइनल प्रोडक्ट। अगर मैनेजर ऑफिस तक ही ना पहुंच सके तो रिटर्न ऑर्डर नहीं बनेगा, मशीन नहीं चलेगी और प्रोडक्ट मीन्स हमारा एसिड नहीं बनेगा। यही H2 ब्लॉकर्स करते हैं। ठीक है, ओके, तो बहुत सारे क्लासिफिकेशन तो नहीं पढ़ेंगे, बेसिक सी चीज़ें मैंने आपको बता दी। सेकंड हमारा आता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। ठीक है, ओके, लेट्स वी कैन टॉक अबाउट नेक्स्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन विच इज़ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। Basically, proton pump inhibitors, it's a last step where the hydrochloric acid would be secrete. इसमें omeprazole, pantoprazole, rabeprazole, esomeprazole, lansoprazole और कई सारी ड्रग्स आ जाती हैं जिनको हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया था प्रोटॉन पंप की, ठीक है, जिसको हमने नाम दिया था फैक्ट्री की मशीन जो कि HCl बना रही थी। तो हमें इस मैकेनिज़्म में उस मशीन को रोकना है। ठीक है, सबसे पहले हम नॉर्मल फिजियोलॉजी की बात करते हैं। अब मान लीजिए हिस्टामिन को ब्लॉक नहीं किया हमने, तो क्या एसिड फिर भी बन सकता है? ऑब्वियसली बनेगा, क्योंकि हिस्टामिन के अलावा हमारे पास गैस्ट्रिन भी था और एसिटाइलकोलिन भी, जो प्रोटॉन पंप को एक्टिवेट कर सकता है ना। 3 अलग अलग सिग्नल्स जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, लेकिन फाइनल डेस्टिनेशन सबकी एक ही होती है, क्या? प्रोटॉन पंप। ये प्रोटॉन पंप पैराइटल सेल के एपिकल मेम्ब्रेन पर होते हैं। ये ATP से एनर्जी लेके हाइड्रोजन आयंस को स्टमक के ल्यूमेन में सेंड करते हैं और पोटेशियम आयंस को सेल के अंदर लेके जाता है, और ओवरऑल ये एसिड सिक्रीशन का फाइनल कॉमन पाथवे है। इसीलिए अगर प्रोटॉन पंप बंद हो गया तो कोई भी सिग्नल एसिड नहीं बना पाएगा। दैट्स वाई प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ये सबसे मेजर और सबसे किफ़ायती ड्रग मानी जाती हैं आपके इस पूरे चैप्टर में। ठीक है, तो हम बात करेंगे अब मोड ऑफ एक्शन की। तो देखो, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स ये प्रोड्रग होते हैं। ये टैबलेट के फॉर्म में बॉडी में जाते हैं, ठीक है, ब्लड के थ्रू पैराइटल सेल्स तक पहुंचते हैं और एसिडिक कैनालिकुलाई में एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, एक्टिव प्रोटॉन पंप के जो सल्फा हाइड्रिल जो SH ग्रुप है, इससे ये कोवैलेंट एक इरिवर्सिबल बॉन्ड बना लेती हैं। अब प्रोटॉन पंप परमानेंटली इनएक्टिव हो जाता है। इस पंप को दोबारा चलाने के लिए बॉडी को नया प्रोटॉन पंप बनाना पड़ता है, इसीलिए एक डोज का इफ़ेक्ट 24 से 48 घंटे तक चल सकता है। दैट्स वाई वी आर यूजिंग दीज प्रोड्रग्स लाइक PPIs। ठीक है, सो PPIs are product after oral administration. They pass unchanged through the stomach. They are absorbed from the small intestine. ब्लड में जाएंगे, पैराइटल सेल्स में डिफ्यूज़ होंगे, तो एंड बिकम कॉन्सेंट्रेटेड इन द एसिडिक सिक्रेटरी कैनालिकुलाई। एसिड कन्वर्ट करेगा इनएक्टिव ड्रग को एक्टिव सल्फेनामाइड में या फिर सल्फा हाइड्रल ग्रुप में,
और द एक्टिवेटेड ड्रग्स फ्रॉम रिवर्सिबल कोवैलेंट डाइसल्फाइड बॉन्ड्स विद सल्फाइडल ग्रुप on the hydrogen potassium ATPase enzyme. So the proton pump becomes permanently inactivated. Hydrogen ions cannot be secreted. Hydrochloric acid production would be stopped. तो क्लिनिकली इफेक्ट क्या आएगा कि एसिड का सिक्रीशन 90 से 98% तक रिड्यूस हो सकता है. अल्सर बहुत जल्दी हील होता है. गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ और जो भी ज़ूलिंगर एलाइजन सिंड्रोम में भी बहुत इफ़ेक्टिव है. सो शायद आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, बट मैं फिर भी बता रहा हूँ वाई आर PPIs सो इफ़ेक्टिव. ये एग्ज़ाम का भी बहुत फेवरेट क्वेश्चंस आते हैं. H2 ब्लॉकर्स सिर्फ हिस्टामिन पाथवे को ब्लॉक करते हैं जो आपने पहले देखा, बट PPI क्या करते हैं, वो तीनों सिग्नल जहाँ पे काम करते हैं एट द एंड जो हमारा प्रोटॉन पंप है. ठीक है, PPI एसिड सिक्रीशन की फाइनल कॉमन पाथवे को ब्लॉक करते हैं. तो चाहे हिस्टामाइन आए, चाहे गैस्ट्रिन आए या एसिटाइलकोलिन, अगर प्रोटॉन पंप बंद है तो एसिड बाहर नहीं निकल पाएगा. तो वही एनालॉजी, अगर वो मशीन ही बंद है, चाहे मैनेजर आए चाहे जो भी आए, है ना, चाहे वो कितने ऑर्डर दे बनाने के, बट अगर मशीन ख़राब है तो एंड प्रोडक्ट हमारा नहीं बन पाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से. अभी नेक्स्ट हमारा आता है क्या है, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स. इसमें हमने पायरेनोज़ेपिन, टैलेनोज़ेपिन ये देखी. ठीक है, अगर हम नॉर्मल फिजियोलॉजी की इनकी बात करें कि जब हम खाना खाते हैं तो स्मेल करते हैं या खाना खाते हैं, तब ब्रेन से एक वेगस नर्व एक्टिवेट होती है. आपने जो भी सेंसरी नर्व्स हैं उनके बारे में पढ़ा होगा किसी न किसी सब्जेक्ट में. वेगस नर्व क्या करती है, ये एसिटाइलकोलिन नाम का एक न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट करती है या फिर रिलीज़ करती है. एसिटाइलकोलिन क्या होता है कि ये सेल के मस्कैरिन रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करता है. देखो, एसिटाइलकोलिन 2 रिसेप्टर से बाइंड होता है, एक N और एक M. N का मतलब होता है निकोटिनिक और M स्टैंड्स फॉर मस्कैरिनिक. तो मस्कैरिनिक रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा. अब यहाँ पे जो इंटेरोक्रोमाफिन लाइक सेल्स होती हैं, इन सेल से हिस्टामिन रिलीज़ और ज़्यादा बढ़ता है. ठीक है, और जो G सेल्स से गैस्ट्रिन रिलीज़ को इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं. गैस्ट्रिन एक हार्मोन है जो कि बाद में HCl के प्रमोशन के लिए काम करता है. यानी एसिटाइलकोलिन एसिड सिक्रीशन को कई डायरेक्शन से बढ़ाती है. ठीक है, सो ये इसकी होगी नॉर्मल फिजियोलॉजी. अब और डिटेल देखोगे तो फॉस्फोलाइपेज C का एक्टिवेशन होगा, फिर फॉर्मेशन ऑफ IP3. IP3 का मतलब होता है एनोसिटॉल ट्राई फॉस्फेट एंड DAG. D का फुल फॉर्म होता है डाइएसाइल ग्लिसरॉल. ये क्या करेगा, इंट्रासेलुलर कैल्शियम आयन को इंक्रीज़ करेगा और हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase इस एंजाइम को ये एक्टिवेट करेगा. ठीक है, तो इफ़ वी कैन टॉक अबाउट देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन विच इज़ वेरी इजी. पायरेनोज़ेपिन जैसे एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स मस्कैरिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं. अभी हमने देखा ना मस्कैरिन रिसेप्टर क्या कर रहा है. इससे क्या होता है, डायरेक्ट मस्कैरिनिक स्टिमुलेशन रुक जाता है. अब देखो, जो निकोटिनिक या मस्कैरिन रिसेप्टर ये भी अलग अलग होते हैं, M1, M2, M3, M4. तो ऐसे ही ये M3 स्टिमुलेशन को रोकेगा. अब उसकी वजह से हिस्टामिन का रिलीज़ कम हो जाता है. ठीक है, गैस्ट्रिन स्टिमुलेशन कम होती है, एसिड सिक्रीशन रिड्यूस होगी और गैस्ट्रिक मोटिलिटी भी कम हो जाती है. इसी तरीके से आप ये जो देख रहे हो मैकेनिज़्म, थोड़ा सा डिटेल मैकेनिज़्म है, बट एक्ट वुड बी सेम. तो क्लिनिकली इफ़ेक्ट इसका क्या है कि एसिड सिक्रीशन कम होता है, अल्सर हीलिंग में हेल्प मिलेगी. लेकिन साइड इफ़ेक्ट क्या है, क्योंकि ये एंटी कोलिनर्जिक है इसलिए थोड़ा मुंह में ड्राइनेस, ड्राई माउथ, विज़न का ब्लर होना, कॉन्स्टिपेशन, यूरिनरी रिटेंशन, इनकी वजह से आज इनका रूटीन यूज़ बहुत कम हो गया है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग, जिसमें हमारी क्या आती है, मीज़ोप्रोस्टल. देखो, नॉर्मल फिजियोलॉजी की अगर हम बात करें, अब तक हमने एसिड बनने की बात की, लेकिन स्टमक एसिड के साथ सर्वाइव कैसे करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. क्योंकि स्टमक की लाइनिंग में एक नेचुरली प्रोस्टाग्लैंडिन E2 बनाता है. ठीक है, जिसका नाम, जिसको शॉर्टली आप PGE2 बोल सकते हो. ये स्टमक का एक नेचुरल बॉडीगार्ड है.
इसके जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं कि म्यूकस के सिक्रीशन को बढ़ाना, मींस एक प्रोटेक्टिव जेल लेयर बनाना, ठीक है, बाइकार्बोनेट का सिक्रीशन बढ़ाना, ठीक है, सरफेस एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, म्यूकोसल ब्लड फ्लो इम्प्रूव करना, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाना, ठीक है, सेल जनरेशन, रीजनरेशन और हीलिंग बढ़ाना, पैराइटल सेल से एसिड सिक्रीशन कम करना। यानी प्रोस्टाग्लैंडिन एक साथ डिफेंसिव फैक्टर्स को स्ट्रॉन्ग करता है और अग्रेसिव फैक्टर मींस एसिड को कम करता है। इसलिए जब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जैसे कॉक्स एंजाइम को ब्लॉक करके प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस कम कर देते हैं तो अल्सर का रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है। तो अगर हम इसके मैकेनिज़्म की बात करें, ठीक है, तो इसमें हमने देखा मीज़ोप्रोस्टल एक प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एनालॉग है, ठीक है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर्स मींस EP रिसेप्टर कह लो, इनको एक्टिवेट करेगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, पैराइटल सेल्स में साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट कम हो जाएगा, ठीक है। मीज़ोप्रोस्टल मिमिक्स द एक्शन ऑफ एंडोजीनस प्रोस्टाग्लैंडिन EP रिसेप्टर, दैट्स व्हाई आई कॉल्ड द शॉर्ट नेम EP। ये बाइंड करेगा आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट रिसेप्टर से और एक कपल्ड GI प्रोटीन बनाएगा जो इनहिबिटरी फॉर्म में रहेगा। अब सप्रेस करेगा एडेनाइल साइक्लेस की एक्टिविटी को और जो भी इंट्रासेलुलर साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है ये कम होगा। अब जिससे क्या होगा, जो प्रोटॉन पंप का एक्टिवेशन है ये कम हो जाएगा, ठीक है, एंड ओवरऑल HCl का सिक्रीशन कम हो जाएगा। तो पैराइटल सेल्स में CAMP कम होगी जिससे एसिड सिक्रीशन रिड्यूस होगा। अब जैसे ही एसिड सिक्रीशन कम होगा तो म्यूकस सिक्रीशन बढ़ जाएगी, बाइकार्बोनेट का सिक्रीशन बढ़ जाएगा, म्यूकोसल ब्लड फ्लो इंप्रूव होगा, जो डैमेज लाइनिंग है उसकी रिपेयरमेंट थोड़ा फास्ट होगी, ठीक है। तो क्लिनिकल इफेक्ट क्या आएगा, गैस्ट्रिक म्यूकोसा की एक नेचुरल प्रोटेक्शन रीस्टोर होती है, एनासिड इंड्यूस्ड अल्सर की प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट में बहुत यूज़फुल है, अल्सर हीलिंग को सपोर्ट करेगा। तो अगर आप समझना चाहें तो मीज़ोप्रोस्टल यूटेरस की स्मूथ मसल्स को भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, इसीलिए प्रेगनेंसी में भी इसका यूज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, दैट्स वाई इसको यूज़ नहीं करते हैं। अक्सर जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह आती हैं दैट उसमें भी इनके कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन के एनालॉग पाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, तो ओवरऑल ये ड्रग की क्लासेस अगर हम देखें तो इस तौर पे यहाँ मौजूद है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे अल्सर प्रोटेक्टिव, अभी तो नहीं देखेंगे इसको, थोड़ा सा हम बाद में ही देखेंगे कि कैसे ये अपने एक्शन को प्रोसीड कर रहे हैं यहाँ पे। तो खैर चलो बात कर लेते हैं थोड़ा सा अल्सर प्रोटेक्टिव की भी। अल्सर प्रोटेक्टिव ऑल्सो कॉल्ड म्यूकोसल प्रोटेक्टिव एजेंट, जैसे किसी जैसे हमने दीवार पे पेंटिंग करते हैं या फिर हम कोटिंग करते हैं, वैसे ही हमारे घावों पे वुंड, जैसे बाहर से ड्रेसिंग करते हैं, अंदर से हम हमारे वुंड्स पे अल्सर्स के ऊपर एक कोट लगा देते हैं जिसको हम अल्सर प्रोटेक्टिव्स या म्यूकोसल प्रोटेक्टिव एजेंट बोलते हैं, ठीक है। अब म्यूकोसल प्रोटेक्टिव एजेंट में सुक्रल फेट, कोलोइडल बिस्मथ सबस्ट्रेट, बिस्मथ सब सैलिसाइलेट और थोड़े प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग भी आ जाते हैं, साइटोप्रोटेक्टिव, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, गैस्ट्रिक म्यूकोसा को प्रोटेक्ट करते हैं एसिड और पेप्सिन से, प्रमोट करते हैं रैपिड हीलिंग ऑफ अल्सर, म्यूकस और बाइकार्बोनेट का सिक्रीशन बढ़ा देते हैं, म्यूकोसल ब्लड फ्लो बढ़ा देते हैं। अडेयर का मतलब चिपकना, सिलेक्टिवली टू द अल्सर साइट, जो भी अल्सर वाली साइट होती है वहाँ पे बेटर तरीके से अडेयर हो जाते हैं। हैव मिनिमल सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन एंड एडवर्स इफेक्ट, और जो भी अल्सर है उनको दोबारा होने से भी रोकते हैं। तो ये एक शॉर्ट इन्फो रखते हैं हम इसके बारे में। हमारा जो भी ये टॉपिक रहा मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन, तो हमने मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन में काफ़ी कुछ तो नहीं देखा, अभी कुछ चीज़ें देखी हैं, जैसे कि इसमें हमने गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन इनहिबिटर देखा, गैस्ट्रिक एसिड न्यूट्रलाइजर्स एंटासिड को हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, अल्सर प्रोटेक्टिव को मैंने शॉर्ट में बताया, बट कल मैं इनके क्लासिफिकेशन को या फिर इसके मैकेनिज़्म को एंड करूँगा अल्सर प्रोटेक्टिव के साथ में एंटी एच पाइलोरी ड्रग, और इसके साथ साथ आपको बताऊँगा यूजर्स, साइड इफेक्ट, प्रिकॉशन एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो ठीक है, फिर इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, बाकी जैसा रहेगा हम आपकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, जिसमें कोशिश करूँगा ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए एंटी अल्सर, और अपना नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे। सो थैंक यू एंड वेलकम।